Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 8. Chapter number 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, that is atomic structure. In our previous lecture we discussed about the discovery of electron, its properties and find out the charge to mass ratio of electron. Now in our today lecture we will discuss about the discovery of proton and neutron. Proton, which was called as canal rays or positive rays, was discovered by Goldstein in 1886. He used the same discharge tube which was used by J.J. Thomson for the discovery of electron. गोल्डस्टीन ने सेम डिस्चार्ज ट्यूब को यूज किया प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए, जो कि J.J. थॉमसन ने यूज की थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. लेकिन इसने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं. वो मॉडिफिकेशंस क्या है कि इसने परफोरेटेड कैथोड यूज की. कैथोड के अंदर होल्स आपको नजर आ रहे हैं, परफोरेटेड है ये, परफोरेटेड कैथोड यूज की. और जिंक सल्फाइड को, डेट इज फ्लोरेसेंट मटेरियल, उसको कोट किया बिहाइंड द कैथोड. एयर को फिल किया, गैस को यूज किया यहाँ पे, दैट इज हाइड्रोजन गैस, उसको फिल किया एट अ प्रेशर ऑफ 0.1 mm ऑफ Hg. उसके बाद ये दोनों जो इलेक्ट्रोड की सर्फेसेस हैं, इन दोनों को कनेक्ट किया विद द हाई वोल्टेज बैटरी. अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस डिस्चार्ज ट्यूब की वर्किंग क्या है. आपको कैनाल रे ट्यूब नजर आ रही है, इसके दो चैम्बर्स हैं. कैनाल रे ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है. इसके अंदर परफोरेटेड मेटालिक डिस्क है जिसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, इसको कहते हैं कैथोड. सेकेंड जो इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कहलाती है एनोड. इनसाइड द चैम्बर हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे हम लोगों ने फिल किया हुआ है एट वेरी लो प्रेशर. अब जैसे ही इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो कैथोड के सरफेस से कुछ रेज जनरेट होती हैं और ये इन गैस के पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं और इनको आयोनाइज कर देती हैं. आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ गैस पार्टिकल्स कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स हमारे पास, पॉजिटिव आयंस जनरेट हो रहे हैं और वो पॉजिटिव आयंस हमें ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं टुवर्ड द कैथोड, नजर आ रहे हैं हमें. और ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जैसे ही स्ट्राइक किया हमें वहां पे ग्लो नजर आया, ग्लो प्रोड्यूस हुआ. तो ये जो पॉजिटिव आयंस हैं एक्चुअल में ये ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन द फ्लोरेसेंट स्क्रीन. अब इसकी वर्किंग को हम लोग देख लेते हैं कि when electric current is passed under reduced pressure from the gas, some rays produced from the cathode and moved away from the cathode. जैसे ही हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया तो क्या हुआ कि कैथोड के सरफेस से कुछ रेज इमिट हुई और वो रेज जो हैं वो ट्रेवल करके गई टुवर्ड द एनोड और रास्ते में जो गैस थी उनको आयोनाइज कर दिया उन रेज ने. Those rays ionize the gas in the middle of discharge tube and knock out electron from the gas molecule. ये रेज जो हैं ये हाईली एनर्जेटिक हैं, इनको कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है. ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही उन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट कर देते हैं और आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव आयन बच जाता है. सिंबॉलिकली अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कैथोड रेज है, ये आपकी गैस का मॉलिक्यूल है. तो कैथोड रेज जैसे ही स्ट्राइक करेंगी जो गैस के मॉलिक्यूल्स के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं. ये हाइड्रोजन गैस है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो मूव करके जाएगा टुवर्ड द एनोड क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. बट ये जो पॉजिटिव आयन बच जाएगा, ये पॉजिटिव आयन इसको कैथोड की जो सरफेस है जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, कैथोड क्या करेगा, इन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो ये पॉजिटिव आयंस जैसे ही कैथोड की तरफ अट्रैक्शन शो करते हैं, कैथोड की तरफ मूव करके जाते हैं, तो कैथोड के अंदर जो होल्स हैं, जो कैनाल्स हैं, उनमें से पास आउट होने के बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जाके ग्लो प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब ये कैथोड के कैनाल्स में से पास आउट हो रहे हैं, इस वजह से इनको हम लोग क्या कहेंगे, इनको कैनाल रेज का नाम दिया गया, पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया. यहां से हमारे पास डिस्कवरी हुई इन पॉजिटिव रेज की, इन कैनाल रेज की. तो सिंपल वर्किंग है इसकी कि हम लोगों ने यहाँ पे कैथोड और एनोड की जो सरफेस है वहां पे जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअल में क्या कर रहे थे,
वो इलेक्ट्रॉन्स गैस के जो पार्टिकल्स थे उनके साथ स्ट्राइक करने के बाद उनके जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट करते हैं और आपके पास सिंपल पॉजिटिव आयन बच जाता है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन्स मूव करके जाते हैं टुवर्ड द कैथोड और उन जो कैथोड में होल्स हैं उनमें से पास आउट होने के बाद जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है उसके ऊपर जाके ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैनाल्स में से पास आउट हो रहे हैं, होल्स में से पास आउट हो रहे हैं, इस वजह से इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया गया। अब नेक्स्ट इसको अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका एक गैस का एटम है जिसको हम लोगों ने एम से डिनोट किया हुआ है। ये आपकी कैथोड रेज हैं जो कि कैथोड में से निकल रही है। इनको कैथोड रेज का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये कैथोड में से इमिट हो रही थी। इनको नेगेटिव चार्ज है। ये कैथोड रेज जब गैसियस एटम्स पे जाके स्ट्राइक करती हैं तो क्या करेंगे, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको नॉकआउट कर देंगी और आपके पास सिर्फ एक पॉजिटिव आयन बच जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे टुवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ मूव करके चले जाएंगे। बाकी जो बच जाते हैं पॉजिटिव आयन, इन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करते हैं कैथोड, जो कि हाईली नेगेटिव पोटेंशियल पे हम लोगों ने इसको सेट किया है। तो कैथोड जो है इन पॉजिटिव आयंस को पिक करती है। ये पॉजिटिव आयन जो होल्स हैं कैथोड में, उनमें से पास आउट होने के बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाके ग्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट मींस अगर हम लोग यहाँ पे ओरिजिन को डिस्कस करते हैं कि ये जो पॉजिटिव रेज हैं, जो कैनाल रेज हैं, इनका ओरिजिन क्या है, तो इनका ओरिजिन जो है वो गैसियस आयंस हैं। गैसियस आयन जो कि आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ गैस एटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो पॉजिटिव आयंस हैं ये एक्चुअल में कैनाल रेज को जनरेट कर रहे हैं, कैनाल रेज की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस वजह से कैनाल रेज को हम लोग कभी भी एनोड रेज नहीं कह सकते, क्योंकि ये एनोड में से नहीं आ रही। ये रेज जो है ये कहां से जनरेट हो रही हैं? ये पॉजिटिव आयंस की वजह से जनरेट हो रही हैं। जस्ट लाइक कैथोड रेज जो हैं, जो नेगेटिव रेज हैं, इनको हम लोग कैथोड रेज क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये कैथोड से इमिट हो रही थी। नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैथोड से इमिट हो रही थी, इस वजह से इनको कैथोड रेज कहा जाता है। लेकिन इस पॉइंट को माइंड में रखें कि जो एनोड रेज हैं, जो कैनाल रेज हैं, जो पॉजिटिव रेज हैं, उनको एनोड रेज नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो गैसियस आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। ये आयंस अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द कैथोड और होल्स में से पास आउट होने के बाद फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जाके ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज को। जो कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हैं टू दी कैथोड रेज। किस तरह? फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दी एनोड सरफेस। जो कैथोड रेज थी वो कैथोड में से निकल रही थी और कैथोड के परपेंडिकुलर मूव कर रही थी। लेकिन ये जो रेज हैं ये गैसियस आयन से निकल रही हैं, लेकिन एनोड के परपेंडिकुलर मूव करके जा रही हैं। ओरिजिन इनका अभी हम लोगों ने देख लिया है कि इनका ओरिजिन जो है वो एनोड की सरफेस नहीं है, बल्कि इनका ओरिजिन क्या है? गैसियस आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं, जो कि आफ्टर आयोनाइजेशन जिनकी प्रोडक्शन होती है। थर्ड पॉइंट है, दे कुड नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं जस्ट लाइक कैथोड रेज। अगर इनके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैनाल रेज हैं, पॉजिटिव रेज हैं, तो ये कैथोड की तरफ डिफ्लेक्शन शो करती हैं। कैथोड की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, इट मींस दीज आर पॉजिटिवली चार्ज रेज। फोर्थ पॉइंट है इनका, दे प्रोड्यूसेस फ्लैशेस ऑन द जिंक सल्फाइड प्लेट। जिंक सल्फाइड प्लेट जो फ्लोरेसेंट मटेरियल हम लोगों ने यूज किया है, जैसे ही ये आयंस उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर ग्लो प्रोड्यूस करते हैं, फ्लोरेसेंट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, the positive particles obtained from positive rays is called proton। पहले इनको कैनाल रेज का नाम दिया गया, इनको पॉजिटिव रेज का नाम दिया गया। लेटर ऑन रदरफोर्ड ने इनको प्रोटॉन का नाम दिया। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज देयर चार्ज टू मास रेशियो। जो चार्ज टू मास रेशियो है वो इनकी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द गैस पे। जो चैम्बर है उसके अंदर जो हम लोग गैस फिल करेंगे, आफ्टर आयोनाइजेशन जो आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो डिसाइड करते हैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन्स। जबकि जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोगों ने ये पॉइंट देखा था कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो फिक्स होती है। वो इलेक्ट्रोड का मटेरियल
या गैस जो हम लोगों ने इनसाइड द चैम्बर फिल की होती है उसको चेंज करने से चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कैनाल रेज है, कैनाल रेज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? नेचर ऑफ गैस। गैस चेंज करेंगे ऑब्वियसली जो चार्ज टू मास रेशियो है वो भी चेंज हो जाती है। अब अगर हैवियर गैस यूज करते हैं जिसका मास ज्यादा होता है, हैवियर गैस है इट मींस एटॉमिक मास ज्यादा होगा, एटॉमिक मास जितना हैवियर होगा उसकी चार्ज टू मास रेशियो उतनी कम होती है, क्योंकि चार्ज टू मास रेशियो इज इनवर्सली रिलेटेड विद द मास ऑफ द गैस। मास जितना हैवियर चार्ज की वैल्यू उतनी कम होगी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोगों ने देखना है कि सबसे हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो कौन सी गैस के लिए आती है, तो चार्ज टू मास रेशियो फॉर द हाइड्रोजन इज हाईएस्ट बिकॉज इट इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट। ये सबसे लाइटेस्ट है क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही कैथोड रेज निकलती हैं वो इस हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के बाद आपके पास सिंपल क्या बच जाएगा? एक पॉजिटिव आयन बच जाता है। अब जो पॉजिटिव आयन है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? उनको हम लोग प्रोटॉन कह सकते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट, प्रोटॉन के जो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की गई दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी जो मास की वैल्यू है दैट इज 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब अगर प्रोटॉन के मास को हम लोग मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं तो 1837 टाइम्स जो है वो हैवियर है प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि प्रोटॉन आपका ज्यादा हैवियर है, उसका मास ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1837 टाइम्स हैवियर है वो इलेक्ट्रॉन से। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी कैनाल रेज की। सिंपल हम लोगों ने वही डिस्चार्ज ट्यूब यूज की है बट उसके अंदर परफोरेटेड कैथोड यूज की है, और जो पॉजिटिव आयंस हैं, जो गैशियस आयंस हैं, वो पॉजिटिव आयंस जब उन कैनाल्स में से पास आउट होते हैं तो कैनाल रेज की प्रोडक्शन करते हैं। कैनाल्स में से पास आउट हो रहे हैं तो इस वजह से इनको, इन रेज को क्या नाम दिया गया? इन रेज को कैनाल रेज का नाम दिया गया। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हम लोग देख लेते हैं उसका बैकग्राउंड कि साइंटिस्ट के माइंड में ऐसी कौन सी बात आई कि उन्होंने कहा कि एटम के अंदर कोई थर्ड पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने जब उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया तो उसने ये प्रिडिक्ट किया कि जब हम लोग एटम के मास को, टोटल मास उसका फाइंड आउट करते हैं बाय द एडिशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास टोटल मास ऑफ एटम नहीं आता। फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, कितना गिवन है? 27 एटॉमिक मास यूनिट AMU, और जिसका एटॉमिक नंबर बनता है दैट इज 13 AMU। लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इसका जो मास आता है दैट इज 26, 27 नहीं आता। इसका मतलब है कोई थर्ड पार्टिकल भी एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है जो कि टोटल मास ऑफ एटम के अंदर पार्टिसिपेशन शो करता है। जब इन तीनों हम पार्टिकल्स को एड अप करते हैं तो तब आपके पास टोटल मास ऑफ एटम आएगा। तो इस बेसिस पे जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उन पार्टिकल्स को डिस्कवर करने के लिए। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की बाय द फिनोमेना ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी in 1932 and he was awarded with Nobel Prize for it। उसको नोबेल प्राइज से भी अवार्ड किया गया उसकी डिस्कवरी की वजह से। नेक्स्ट वर्किंग हम लोग देख लेते हैं कि जेम्स चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया पोलोनियम, जो कि रेडिएशन इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करता है। उसने इस पोलोनियम को लेड ब्लॉक के अंदर रखा ताकि ये रेडिएशन सारी डायरेक्शंस में ना स्प्रेड हो सके, जस्ट टारगेट मटेरियल के ऊपर ही जाके ये स्ट्राइक कर सके। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो लेड पोलोनियम है, ये पोलोनियम क्या कर रहा है? ये अल्फा पार्टिकल्स को इमिट करता है। अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअल में क्या है? ये हीलियम है, हीलियम के पार्टिकल्स हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही बेरिलियम जो आपका टारगेट मेटल है उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वहां से ये न्यूट्रॉन को नॉकआउट कर रहे हैं। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये न्यूट्रॉन्स हैं? उसने जस्ट ये ऑब्जर्व किया कि कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकल रही हैं। इनके ऊपर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए उसने क्या किया? यहाँ पे डिटेक्टर को अटैच कर दिया।
अब डिटेक्टर जैसे ही हम लोगों ने अटैच किया तो डिटेक्टर का क्या काम है कि वो चार्ज को डिटेक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे डिटेक्टर प्लेस किया तो डिटेक्टर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो की। वहां पे ये रेज जैसे ही उस डिटेक्टर के पास पहुंची, किसी भी किस्म की कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो उसने यहां से क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये अंदाजा लगाया कि कुछ ऐसी रेज हैं जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, जो कि न्यूट्रल हैं। तो इन न्यूट्रल पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया, उसने लेटर ऑन इनको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। अगर इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम। अल्फा पार्टिकल रिलीज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द लेड। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये जैसे ही आपका जो टारगेट मेटल है बेरिलियम उसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद उसमें से ये क्या करते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस को इमिट करते हैं दैट आर न्यूट्रॉन। और डिफ्लेक्शन जो है इनकी इन द डिटेक्टर जीरो डिफ्लेक्शन होती है क्योंकि ये ओवरऑल न्यूट्रल हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अब नेक्स्ट हम लोग इसके डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन की। जब भी कोई फ्री न्यूट्रॉन जो है वो डिके होता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो एक प्रोटॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर और एक न्यूट्रिनो के अंदर। अब ये न्यूट्रिनो क्या है, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि अब तक तकरीबन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं बिसाइड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रिनो इज आल्सो अ सब एटॉमिक पार्टिकल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट आयोनाइज द गैस। अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज कर सकते हैं क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज रेज हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल हैं। तो इस वजह से ये गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकती। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है दे हैव हाई पेनिट्रेटिंग पावर बिकॉज दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट को हम लोग किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग कोई भी लेते हैं थिक मटेरियल लाइक पैराफिन, वाटर, पेपर, तो इन न्यूट्रॉन्स के पास इतनी इनफ एनर्जी होती है कि ये उसमें से हाई स्पीड, हम लोग थिक मटेरियल यूज करते हैं तो इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है कि ये उस थिक मटेरियल में से पास आउट होने के बाद उस थिक मटेरियल में से, चाहे वो आपका पैराफिन है, वाटर है, पेपर है या सेलुलोज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकते हैं, प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं और डिफ्लेक्शन हम लोग उसकी डिटेक्टर के अंदर फील कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पैराफिन लगाई हुई है, पैराफिन अटैच की हुई है, तो ये जो न्यूट्रॉन्स हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज्यादा है कि ये पैराफिन में से हाई स्पीड प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटेड विद देयर टाइप्स। सबसे पहले हम लोग इसकी टाइप देख लेते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को उनकी मूवमेंट के बेसिस पे हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कुछ हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स और कुछ हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल करते हैं विद मोर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतनी स्पीड के साथ वो मूव करते हैं या इससे ज्यादा उनकी स्पीड हो सकती है। इनको हम लोग कहते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। और अगर उनकी स्पीड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उनको हम लोग कहते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, किसी भी टारगेट मटेरियल, कोई भी मेटल है, उसके साथ जैसे ही स्ट्राइक करते हैं उसमें से ये अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। और जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं ये जब भी किसी टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगे उसमें से गैमा पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। अब जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं ये आपके पास इफेक्टिव होते हैं फॉर द फिशन रिएक्शंस। फिशन रिएक्शंस के लिए ये आपके पास इफेक्टिव हैं। इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये उसमें से इजीली न्यूट्रॉन्स को जो है वो इमिट कर सकते हैं, गैमा रेडिएशंस को जो है वो पास आउट कर सकते हैं। अब इसकी ये प्रॉपर्टी जो है, व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल दे कैन कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनको न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ जैसे ही ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं ये स्ट्राइक करते हैं, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स दैट इज हीलियम पार्टिकल्स को ये क्या करेंगे, नॉकआउट करते हैं और आपके पास क्या बच जाएगा, बोरॉन बच जाता है। नेक्स्ट ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन दिया हुआ है।
रेडियो एक्टिव सोर्स है। जैसे ही ये टारगेट मटेरियल के ऊपर स्ट्राइक करता है, उसके बाद ये आगे नेक्स्ट फर्दर जो है ये आपकी मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, न्यूट्रॉन्स उसमें से फर्दर जो है वो इमिट होते रहते हैं। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कॉपर मेटल के साथ हिट करते हैं तो उसमें से गामा रेडिएशंस को इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर मेटल है, जब ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उसके साथ हिट करेंगे तो आपके पास सिंबल क्या बच जाएगा, ये गामा रेडिएशंस जो है उसमें से इमिट होंगी। जो लास्ट प्रॉपर्टी है इनकी, दे आर यूज्ड टू ट्रीट कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इनको यूज किया जाता है। जो सबसे इनकी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एप्लीकेशन भी है कि इनको कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इन न्यूट्रॉन्स को यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस किया, उनकी डिस्कवरीज को डिस्कस किया, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।